Sir, okay, go ahead, start. Go, sir. Yeah. All right. Good evening to all my partners and investors जिन्होंने ये webinar को join किया है. Okay, so please stand by. I'm going to take 2-3 minutes. हम standby में रहेंगे to make sure that all the participants join in. Okay, so please stand by. Again, thank you very much for joining this session today. But just give us 2 or 3 minutes. I'm right here. We can start once we have most of the people on. So it'll just take us about 2 to 3 minutes to start. आई होप आई नो ये कोविड-19 के सिचुएशन में महाराष्ट्र में मुंबई एंड पूना बोथ ऑफ अस मैं मुंबई में रहता हूँ सो मुंबई एंड पूना जहाँ पे आप सब लोग रहते हो मोस्ट ऑफ यू ऑल आर वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज सो आई होप all of you all are taking good care of yourself. I hope you're staying home, you're staying safe. You know, ये एक अच्छा मौका मिला है. I mean, it's a difficult time, but I think it's a very, very good opportunity and good time to spend time and energy with our family, pursue our hobbies and all of that. So I think it's a good opportunity. It's about एक cloud में silver lining देखने का ये एक माहौल है. So I think most of us are trying to use this opportunity well. And most importantly ये काफी tricky time है तो ये time में safe रहना सबसे ज़्यादा important है. So I hope all of you all are taking good care of yourself. And yeah, so I think we just about 2 or 3 minutes into the session. So I'm going to go ahead and start. So जैसे जैसे लोग आएंगे join करते रहेंगे, but we can't delay this, so we will start. So first of all, very good evening to all my partners and investors जिसने ये session join किया आज. जैसे आप सब जानते हो आज का एजेंडा ये है कि most of you all जो ये कॉल में आज जुड़े हो, you have invested with us. एनजे के साथ आपने पीएमएस में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है. सो ये एक हम एक अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं कि आपके साथ हम जुड़े, आपके साथ हमको एक बात करने का अपॉर्चुनिटी मिले टू टेल यू हाउ आर वी परफॉर्मिंग. आपने काफी सारा इंफॉर्मेशन हमसे सुना है व्हेन वी स्टार्टेड एंड प्रेजेंटेड द प्रोडक्ट टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम. जब हमने प्रेजेंट किया आपने बहुत सारी चीजें सुने हमारे पास से इस प्रोडक्ट के बारे में. लास्ट 1 ईयर 2 इयर्स अभी ये प्रोडक्ट का डिप्लॉयमेंट होके 2 साल हो चुका है. आज की तारीख में इस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसा है, कोविड-19 सिचुएशन के चलते, मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते हमने अपने पोर्टफोलियोज को कैसे मैनेज किया है, ये सब हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपसे बात करके ये सब इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए. तो हम आज ये अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहते हैं टू शेयर ऑल दिस इंफॉर्मेशन विद यू. ओके, सो टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन टुडे, फर्स्ट आपको थोड़ा एनजेपीएमएस, आप में से काफी सारे हमारे साथ सिर्फ ब्लू चिप या डीएसएपी में इन्वेस्ट किया होगा. आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने हमारे साथ हमारे पुराने प्रोडक्ट्स में, म्यूचुअल फंड पीएमएस में, मल्टी कैप में, पुराने प्रोडक्ट्स में काफी सारे ईयर्स से भी आपका रिलेशनशिप शायद होगा हमारे साथ. तो आपको थोड़ा एनजेपीएमएस का बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा आज जानकारी दूंगा. सो टू स्टार्ट ऑफ ऑन द एजेंडा फॉर टुडे. ओके, सो जैसे आप सब आप में से काफी लोग जानते होंगे कि एनजेपीएमएस का शुरुआत जो हुआ था 2010 में हुआ था. ओके, 2010 में हमने एनजेपीएमएस का शुरुआत किया था. 2014 में हमने, बट 2010 में जब हमने लॉन्च किया हमने बेसिकली एज एनजे. ओके, तो ये मैं एक अपॉर्चुनिटी यूज भी कर लूंगा थोड़ा एनजे के बारे में भी बताने के लिए. सो एज अ कंपनी एनजे हम लोग वी आर अ 26 ईयर ओल्ड कंपनी. 26 ईयर से हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के बिजनेस में है. 1994 में हमारा शुरुआत हमने किया था सूरत जैसे छोटे शहर में. आज की तारीख में सूरत भी छोटा नहीं रहा और हम एनजे भी छोटे नहीं रहे इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस दैट वी हैंडल.
सूरत जैसे छोटे शहर में ही हम लोग आज भी हेडक्वार्टर्ड है. So we started our business in Surat. Even today we are headquartered in Surat. But as we speak, हम लोग all over India and around the world 100 plus locations, 100 plus branches में हम आज की तारीख में present हैं. आपके जैसे इन्वेस्टर्स के वजह से आज की तारीख में हम लोग 35 लाख से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज कर रहे हैं. एज ऑन टुडे हम लोग 80,000 करोड़ के ऊपर का कॉर्पस मैनेज कर रहे हैं अक्रॉस ऑल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स. म्यूचुअल फंड्स में आप सब एसआईपी में इन्वेस्ट कर ही रहे होंगे. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हर महीना जो पैसा एसआईपी इंडस्ट्री के माध्यम से आता है, इट इज अबाउट 8,500 to 9,000 करोड़ हर महीना. इसमें एनजे के पास से हम लोग 900 करोड़ के ऊपर का मंथली कॉर्पस हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में. सो वी आर नॉट अ स्मॉल प्लेयर. 10% के ऊपर मार्केट शेयर हम कंट्रोल करते हैं. बाय वर्च्यू ऑफ इन्वेस्टर्स लाइक यू आज की तारीख में हम ये मुकाम पे पहुंच पाए हैं. दिस इज हमारा मानना ये है कि दिस इज स्टिल द बिगिनिंग. एवरी डे वी आर लर्निंग, एवरी डे वी आर इंप्रूविंग, एवरी डे वी आर गेटिंग टू मैनेज मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स लाइक यू. सो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूंगा हमको जो आपने मौका दिया है इस मुकाम पे लेके आने का और आपके साथ रिलेशनशिप बनाए रखने का. एनजेपीएमएस में मेरा नाम जैसे आप सबको इनविटेशन में मिला ही होगा, मैं आनंद वरदराजन हूं और मैं एनजेपीएमएस का बिजनेस को संभालता हूं एज अ नेशनल हेड. सो 19 ईयर्स से मैं फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री में हूं. एनजे के साथ भी काफी सालों से जुड़ा हूं मैं. ओके, सो जैसे आप फिर से मेरे स्क्रीन में अगर आपको लेके आ जाऊं, 2010 में हमने, चूंकि हमारा बैकग्राउंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का था, 2010 में हमने म्यूचुअल फंड का पीएमएस बनाया. उसके बाद 2010 से जब हमने पीएमएस का बिजनेस स्टार्ट किया, 2010 से 2014 के बीच में हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे आए जिनको स्टॉक का पोर्टफोलियोस का भी जरूरत था. सो हमने 2014 में एडवाइजरी बेसिस पे हमने स्टॉक बेस्ड पोर्टफोलियोस लॉन्च किया था, जहां पे हम थर्ड पार्टी एडवाइजरी के अंदर काम करते थे. सो हमने काफी सारे प्रोडक्ट्स ऑफर किए हमारे इन्वेस्टर्स को. 2014 से 2017 के पीरियड में क्योंकि इंटरेस्ट लेवल बढ़ ही रहा था, तो वो टाइम में हमने खुद का टीम बनाया, हमने खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया, टीम सेटअप किया, प्रोसेसेस सेटअप की. 2017 में हमने अपना पहला होम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जिसको हम मल्टी कैप कहते थे. उसके साथ साथ हमने उसका एक डायनामिक वर्जन भी लॉन्च किया, विच वाज कॉल्ड एज डायनामिक स्टॉक एलोकेशन पोर्टफोलियो. उसके बाद 2017 से 2018 के बीच में हमने फर्दर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम किया एंड 2018 में 2018 में हमने और 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, विच वाज ब्लू चिप पोर्टफोलियो, एंड 2 प्रोडक्ट हमने ईटीएफ्स के बेसिस पे भी लॉन्च किया, विच वाज 100% इक्विटी ओरिएंटेड ईटीएफ एंड डायनामिक ईटीएफ पोर्टफोलियो. सो दीज आर द थिंग्स जो हमने 2018 में लॉन्च किया. तो आज की तारीख में वी आर्ग्यूएबली एनजे के अंदर या पीएमएस इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे एडवांस्ड प्रोडक्ट स्प्रेड और सबसे वाइड एंड वास्ट प्रोडक्ट स्प्रेड जो है एनजे के पास है, ये मैं एकदम आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं. अभी अगले स्लाइड में जो आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, इट इज अबाउट एयूएम ग्रोथ. एयूएम का मतलब है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या टोटल कॉर्पस हम जो मैनेज कर रहे हैं. सो आज की तारीख में अगर पीएमएस इंडस्ट्री के बारे में बताऊं, सेबी द्वारा लाइसेंस किए हुए टोटल 350 पीएमएस मैन्युफैक्चरर्स है, 350 पीएमएस लाइसेंस होल्डर्स है इस इंडस्ट्री के अंदर. इसमें केवल 50 पीएमएस मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जिसका 1000 करोड़ के ऊपर एयूएम है. ओनली 50 एडवाइजर्स एंड वी आर वन ऑफ देम. ओके, सेकंड, अगर इंडस्ट्री लेवल रैंकिंग की बात करूं, ये 350 प्लेयर्स में एनजे फॉल्स इन द टॉप 10. हम लोग टॉप 10 में क्वालिफाई होते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स दैट वी आर हैंडलिंग. अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू ऑल जो आपने मौका दिया हमको आपका पैसा मैनेज करने के लिए एंड टू वर्क विद यू. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो वी हैव बीन रैंक्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन द कंट्री. अगेन इट इज ड्यू टू यू एंड योर सपोर्ट टू अस. But yes, we are still at the tip of the iceberg. The opportunity is big and we are looking forward to growing multifold. So 2010 में जो हमने ये PMS का बिजनेस का शुरुआत किया था, 2010 से 11 में पहले साल में हमने 78 करोड़ का AUM रेस किया था, कॉर्पस रेस किया था.
2011 से 13 में हम लोग 118 करोड़ पे पहुंचे। उसके बाद 2015 तक 78 से लेके 141 तक हमको 4 इयर्स लगा टू रीच अ 141 करोड़ AUM। उसके बाद जो 2014 से 16 से 17 के बीच में जो हमने खुद के मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, सो 141 से डायरेक्टली हमारा AUM 221 पे गया एक ही साल में। और उसके बाद 16 to 17 में जब आप देखोगे 221 से डायरेक्टली हमारा AUM डबल होके 450 करोड़ पे पहुंच गया। उसके बाद अगेन 17 to 18 our AUM went from 450 crores to 745 crores। उसके बाद 18 to 19 में we went from 745 to 992 crores। फिर 992 crores से 31 मार्च के तारीख में we were almost at 1100 crores का AUM। एंड अगर मैं आज के तारीख का AUM आपको बताऊं, वी आर एनीवेयर बिटवीन 1250 to 1300 crores ऑफ AUM एज वी स्पीक राइट नाउ। ओके, सो नेक्स्ट अगर आपको बताऊं तो एनजे पीएमएस का अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी के बारे में बताऊं, सो बिफोर आई टॉक टू यू अबाउट आवर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, थोड़ा आपको हमारे प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। आज के प्रेजेंटेशन में फिर से आप ये गौर करोगे, जैसे आपने मेरे प्रीवियस प्रेजेंटेशंस में भी आप में से काफी लोग ने अटेंड किया होगा, कुछ लोग आप पहली बार सुन रहे होंगे मेरा प्रेजेंटेशन। हमारे प्रेजेंटेशन में हम लोग जो है वी फोकस मोर ऑन द मेथोडोलॉजी। हम लोग प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि रिटर्न्स के ऊपर, क्योंकि हमारा मानना यह है कि इक्विटी मार्केट में रिटर्न डेफिनेटली बनाएगा, आप पैसे डेफिनेटली बनाओगे इक्विटीज में, बट रिटर्न इज नॉट इन आवर कंट्रोल। मार्केट कितना रिटर्न देगा, अपना पोर्टफोलियो कितना रिटर्न देगा, दिस इज समथिंग विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। बट हमारे हाथ में जो अपने कंट्रोल में है कि हम लोग रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म कैसा हम लोग एफिशिएंटली डालें, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म हम कैसे एफिशिएंट बनाए, ये सब चीजें अपनी कंट्रोल में है। तो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट आवर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म, जो आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हो, हमारे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म में बेसिकली दो प्रोसेसेस आती है जो आप मेरे स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हो। पहला प्रोसेस है एसेट एलोकेशन। सो एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है कि कोई भी इन्वेस्टर हमारे पास जब आते हैं, हम लोग पहले ये डिसाइड करते हैं कि ये इन्वेस्टर को हमको 100% इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो देना है या डायनामिक एसेट एलोकेशन ओरिएंटेड पोर्टफोलियो देना है। हम 100% इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो ऐसे इन्वेस्टर्स को देते हैं जिसको मार्केट का इक्विटी रिस्क समझ में आता है, जिनको समझ में आता है कि मार्केट कभी ऊपर जा सकता है, कभी नीचे आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पैसे बना के देगा हमको। ऐसे इन्वेस्टर्स को हम लोग 100% इक्विटी का एलोकेशन देते हैं। सेकंड, हम डायनामिक एसेट एलोकेशन भी बनाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, जहां पे इन्वेस्टर्स हमको आके बोलते हैं कि हमको इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट के उतना रिस्क नहीं चाहिए, बट लॉन्ग टर्म में हमको वेल्थ क्रिएशन चाहिए। उनके लिए हम लोग डायनामिक एसेट एलोकेशन का मॉडल बनाते हैं। सो डायनामिक एसेट एलोकेशन के अंदर, सो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग टू मॉडल्स फॉर टू डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स। सो ये मेरा डायनामिक, ये मेरा एसेट एलोकेशन मेरा फर्स्ट प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस इज एसेट सिलेक्शन। अगर मैं कहूं कि एक इन्वेस्टर को हम लोग 100% इक्विटी दे रहे हैं, ओके, एक सेगमेंट ऑफ क्लाइंट्स के लिए अगर हम 100% इक्विटी दे रहे हैं, तो वो पैसा हम किधर डालेंगे, कौन से एसेट्स में डालेंगे, कौन से फंड्स में डालेंगे, कौन से ETFs में डालेंगे और कौन से स्टॉक्स में डालेंगे, ये हम लोग डिसाइड करते हैं हमारे एसेट सिलेक्शन मॉडल में। सो बेसिकली पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में पहला है एसेट एलोकेशन, सेकेंड इज एसेट सिलेक्शन। सो दिस इज अ बेसिक आउटलाइन ऑफ माई पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन मॉडल। इसके बाद मैं अगले स्लाइड में आता हूं, वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माय प्रोडक्ट बास्केट। सो आप में से काफी लोग ने पीएमएस में हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ भी इन्वेस्ट किया होगा और हमारे कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट ऑफरिंग के बारे में भी आपने सुना होगा। जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हमने देखे हैं इंडस्ट्री के अंदर, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट स्टॉक बेस्ड पोर्टफोलियो। कोई 100% इक्विटी के बारे में बात कर रहे हैं, स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई डेट या डेट बेस्ड पीएमएस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एनजे में हमने एक वेरी यूनिक ऑफरिंग बनाया है, जहां पे हम पीएमएस को एक प्रोडक्ट नहीं, हम एक सर्विस के तौर पे आपको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो 2010 से हम कर रहे हैं। वन इज, आपका पैसा अगर कोई 50 लाख या 1 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ जितना भी पैसा लेके आ रहे हैं, उसको हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं इन्वेस्टर्स को कि आप म्यूचुअल फंड्स में भी एलोकेट कर सकते हो, स्टॉक्स में भी एलोकेट कर सकते हो और ETFs में भी एलोकेट कर सकते हो। और ये तीनों बास्केट जो है आप 100% इक्विटी में भी कर सकते हो,
सेकेंड इज डायनामिक एसेट एलोकेशन में भी कर सकते हो। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन टुडे, क्योंकि आप में से काफी लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है हमारे साथ, ओके, सो आपको मैं थोड़ा हमारे ब्लू चिप पोर्टफोलियो और डायनामिक पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा हेड्स अप दूंगा। आपको मतलब एक समरी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है इस प्रोडक्ट के अंदर, बट मेरे को वापस एक बार आपको ये समरी देना इसलिए जरूरी है टू गिव यू कन्विक्शन ऑन द इन्वेस्टमेंट मॉडल। एंड सेकेंड, हमारा मानना ये है कि आज की तारीख में मार्केट इतना अट्रैक्टिव हमको नजर आ रहा है कि यू शुड गो अहेड एंड टॉप अप योर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स। आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप टॉप अप करोगे, मार्केट में दी अपॉर्चुनिटी सिग्निफिकेंट, एंड आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी का आपको लाभ उठाना चाहिए। Okay, so now to go into my blue chip portfolio. So obviously जो आपने पहले भी सुना होगा मेरे पास से, स्वप्निल के पास से, हमारे ब्रांच मैनेजर्स के पास से या हमारे एडवाइजर्स से भी जो आपने सुना ही होगा। सो ब्लू चिप पोर्टफोलियो में हमने टॉप 300 कंपनीज से असेसमेंट करना चालू किया। सो टॉप 300 कंपनीज में वी हैव 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप एंड 50 स्मॉल कैप। सो इसमें टॉप 300 में हमारे पास 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप और 50 स्मॉल कैप कंपनीज भी आ गए। सो इन 300 कंपनी को हमने दो भाग में डिवाइड किया, वन इज फाइनेंशियल कंपनीज एंड सेकंड इज नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। ऑब्वियसली 300 कंपनी में तो इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है, सो इसको हम 300 से कैसे हम छोटा बास्केट बनाएं, दैट इज द प्रोसेस दैट आई एम गोइंग टू गिव यू अ समरी ऑफ अगेन। ओके, सो फाइनेंशियल कंपनीज अगर है उसमें हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ का एक फिल्टर डाल रहे हैं, सेल्स ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ कैसे हो रहा है। सेकंड फिल्टर जो हमने डाला है विच इज कॉल्ड आरओई, विच इज रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी पे रिटर्न कैसे जनरेट हो रहा है, ये हमारा सेकंड फिल्टर है। तीसरा फिल्टर है कि अगर कोई कंपनी लोन देने वाला कंपनी हो, जैसे बैंक या एनबीएफसी है, तो उनका लोन बुक कैसे ग्रो हुआ है, दैट इज द थर्ड फिल्टर जो हमने यूज किया है। फोर्थ फिल्टर जो हम यूज कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैश फ्लोज या फ्री कैश फ्लोज। एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, ओके, कंपनी में कैश फ्लोज जो है पॉजिटिव नजर आना चाहिए। सो दिस इज द थर्ड लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन जो हम फाइनेंशियल कंपनीज में यूज कर रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज की अगर बात करूं, फर्स्ट लेवल फिल्ट्रेशन इज रेवेन्यू ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ। सेकंड इज आरओसीई, सो कैपिटल जो जनरेट होता है बिजनेस में और वो जो वापस डिप्लॉय होता है, दैट इज कॉल्ड एज आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो जो कैपिटल वापस डिप्लॉय हो रहा है उसके ऊपर रिटर्न कितना जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आरओसीई। थर्ड फिल्टर इज कॉल्ड फ्री कैश फ्लोज और पॉजिटिव कैश फ्लोज। एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर हमको पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आना चाहिए। सो इन तीन लेवल के बेसिस पे हमने ये दोनों कंपनीज को फिल्टर किया। सो इधर जो है हमारे पास बैंक्स आ गए, एनबीएफसीज आ गए, इंश्योरेंस कंपनीज आ गए, ब्रोकिंग फर्म्स आ गए, म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आ गए। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में बाकी सारे आ गए, जैसे फार्मा, एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो एंसिलरी, मीडिया, एंटरटेनमेंट, डिस्टिलरीज, जो भी आप बोलो ये सारे इसके अंदर आ गए। ओके, सो 300 कंपनीज से इन तीन लेवल के फिल्ट्रेशन के बेसिस में हमने 40 से 50 कंपनी का फिल्ट्रेशन कर लिया। ये फिल्ट्रेशन हमने कैसे किया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ को एक फिल्टर के तौर पे यूज कर रहा हूं, तो मैं देखता हूं कि जो भी कंपनीज ने 15% या उसके ऊपर का रेवेन्यू ग्रोथ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 15% को वैल्यू लूं अगर, तो जो भी कंपनीज ने 15% या उसके ऊपर का रेवेन्यू ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ दिया होगा कंटिन्यूअसली फॉर अ 10-year पीरियड, तो हम लोग एक साल 2 साल का कंपनी का परफॉर्मेंस के बेसिस पे एनालाइज नहीं कर रहे हैं अपने ब्लू चिप पोर्टफोलियो के अंदर। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट फंड मैनेजमेंट अप्रोच, बट इस पोर्टफोलियो के अंदर वी लुक एट कंपनीज विद अ 10-year ट्रैक रिकॉर्ड। सो जो भी कंपनीज 10-year के ट्रैक रिकॉर्ड पे इस फिल्टर्स पे क्वालिफाई होके आती है, उसमें 40 से 50 कंपनी क्वालिफाई होती है, विच इज आउट ऑफ 300 से 40 से 50 कंपनी मेरे को फिल्ट्रेशन में से फिल्टर होके आ जाती है। उसमें से इन जो 40 से 50 कंपनी जो फिल्टर होके आई है, उसमें से मैं टॉप 15 to 20 कंपनीज को चूज करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ अ रैंकिंग मेथोडोलॉजी। 300 से 40 to 50 आ गया, ये 40-50 कंपनीज को हम लोग रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग करके टॉप 15 to 20 कंपनीज को हम अपने पोर्टफोलियो में ले रहे हैं आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, सो ये हो गया 300 से 15 कंपनी या 20 कंपनी को सेलेक्ट करने का मैकेनिज्म। ये हो गया अपना सिलेक्शन का प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस आया, सेलेक्ट तो आपने कर लिया कि कौन से कंपनी में, सेकंड स्टेप आएगा कौन से कंपनी में कितना पैसा डालेंगे, दिस इज द सेकंड स्टेप। सो सेकंड स्टेप के अंदर अगर आप देखोगे
सो हमने एक एवरेज रेंज रखा है विच इज एनीवेयर बिटवीन 6 to 8%. सो ये 15 से 20 कंपनी जो है इसमें हम लोग 6 to 8% का एलोकेशन टिपिकली हम लोग करते हैं इन एन एवरेज. हैविंग सेड दैट, कोई भी कंपनी में अगर 10.5% के ऊपर चले जाए एट एनी पॉइंट इन टाइम, हम उसको कंट्रोल करके नीचे लेके आ जाएंगे. अगर किसी कंपनी में हमने 6% पैसे डाला या 7% पैसे डाले और वो कंपनी का परफॉर्मेंस इतना सॉलिड आया ड्यूरिंग द ईयर, और अगर वो 10.5% से ज्यादा चले जाए मेरे पोर्टफोलियो में वेटेज, तो हम लोग उसको ट्रिम डाउन करके हम उसको प्रॉफिट बुक करके 7.5% पे लेके आ जाएंगे. दिस इज ओनली टू मेक श्योर कि मेरा पोर्टफोलियो रिस्की ना हो जाए, राइट? ये हो गया मेरा एलोकेशन क्राइटेरिया. लास्ट स्टेप इज हम लोग कितना फ्रीक्वेंटली इस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे. रीबैलेंस का मतलब है हम कितना फ्रीक्वेंटली इसको बाइंग, सेलिंग या चेंज करेंगे पोर्टफोलियो को. सो टिपिकली इस पोर्टफोलियो का रीबैलेंस जो है हमने ईयरली वंस का मैकेनिज्म रखा है. ईयरली वंस वी आर रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो. अभी आपके मन में ये सवाल आएगा कि ईयरली वंस ही क्यों? सो ऑब्वियसली अगर हम किसी कंपनी को 10 इयर्स के ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे चुन के लेके आ रहे हैं, तो हमको उन कंपनीज को टाइम भी देना चाहिए परफॉर्म करने के लिए. अगर मैं अननेसेसरीली ले बेच करते रहूं, ऑब्वियसली वो कंपनी का परफॉर्मेंस का फायदा मुझे नहीं मिलेगा. So we believe in buying good quality companies, staying invested over a long term, but keep reviewing it periodically. हमने हिस्टोरिकली बहुत सारे कंपनीज के एग्जांपल्स ऐसे भी देखे, जैसे सत्यम हो गया, DHFL हो गया, येस बैंक हो गया, ILFS हो गया. काफी सारे एग्जांपल्स हमने देखे जो लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड में अच्छा करने के बाद भी सडनली एक दिन उनके ऊपर इंपैक्ट आ गया. सो उन कंपनीज को हम कंट्रोल में रखने के लिए, उन कंपनीज का मॉनिटरिंग और अपने पोर्टफोलियो में रिस्क को कम करने के लिए हम उन कंपनीज पे, अगर किसी कंपनी में कॉर्पोरेट फ्रॉड या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू आए, तो हम उन कंपनीज को लेस देन 1 ईयर पीरियड में भी हम निकाल सकते हैं. एज अ प्रोसेस वी रिव्यू इट ईयरली वंस, बट इफ देयर आर एनी एक्सेप्शंस इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अदर इश्यूज, हम लोग लेस देन 1 ईयर भी इस कंपनी को निकाल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से. ये हो गया अपना ब्लू चिप पोर्टफोलियो के बारे में. सेकेंड आपको मैं थोड़ा बताता हूं अपने डायनामिक स्टॉक एलोकेशन के बारे में. सो डायनामिक स्टॉक एलोकेशन के बारे में अगर बताऊं, सो दिस इज अ पोर्टफोलियो व्हिच टिपिकली ब्रिंग्स अ मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट. इक्विटी एंड डेट का मिक्सचर बनाता है इस पोर्टफोलियो के, बना रहे हैं हम लोग इस पोर्टफोलियो के अंदर, जहां पे इक्विटी और डेट का पहले ये समझना जरूरी है कि हम लोग मिक्सचर क्यों बना रहे हैं. ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि मार्केट एक साइकिल में नहीं जाएगा. मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है. सो मार्केट जब ऊपर जाने के साइकिल में होता है, तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स पे प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिल सकता है. सो मार्केट जब ऊपर के साइकिल में रहता है, ऊपर जाने के साइकिल में रहता है, उसमें सेकेंड चीज जो प्रॉब्लम आ सकती है कि जब भी मार्केट पीक में चले जाए, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द मार्केट स्टार्ट्स फॉलिंग आफ्टर दैट. सो टू बी श्योर दैट हम वो रिस्की जोन में ना जाए, वी आर डूइंग अ डायनामिक एसेट एलोकेशन. बट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा? ये तो इम्पॉसिबल है किसी को बताना. टाइमिंग द मार्केट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. प्रेडिक्टिंग द मार्केट मूवमेंट ऑल्सो इज नॉट पॉसिबल. बट हमने साइंटिफिकली एक चीज ऑब्जर्व किया. लास्ट 40-50 साल का स्टॉक मार्केट का डेटा अगर आप निकाल के देखोगे, तो उसमें क्लियरली एक चीज जो पता चलता है, 3 मेजॉरिटी फैक्टर्स होती है जो मार्केट मूवमेंट को कंट्रोल करती है. ओके, अगेन बिफोर आई गो इनटू दिस सेक्शन, आप सब लिसन मोड में हो, आप सबके मन में काफी सवाल आ रहे होंगे. ओके, सो आपको ये लग रहा होगा कि आप मेरे को सवाल नहीं पूछ पा रहे हो, बट डोंट वरी, आपके पास आपके स्क्रीन में आप देखोगे कि Q&A करके एक सेक्शन है, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन. आपके बॉटम में एक छोटा पेन में नजर आएगा, उस पर आप क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में क्लिक करिए और आपको ऑप्शन मिलेगा आपके सवाल पूछने के लिए. सो उधर आपका नेम एंटर करिएगा एंड एंटर योर क्वेश्चन. एज सुन एज आई फिनिश दिस ब्रीफिंग, जो अगला और 10 मिनट 15 मिनट तक चलेगा मेरा डिस्कशन आपके साथ, मेरा ब्रीफिंग, ये 15 मिनट का ब्रीफिंग के बाद आई विल पिक अप ईच एंड एवरी क्वेश्चन. I will call out your name and I will answer your question. Okay, so please make sure कि आप आपके questions enter करें उधर and give me an opportunity to answer all those questions at the end of this session. Okay, again to come back to the presentation, market के movement को अगर आप analyze करोगे, इसमें 3 major factors play out करती है. पहला factor है earnings growth rate या EPS, earnings per share भी हम उसको बोल सकते हैं. So इंडिया के listed companies में
अर्निंग्स ग्रो कैसे हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ईयर ऑन ईयर कंपनीज का ग्रोथ होते रहेगा, देन मार्केट का ग्रोथ ऑब्वियसली आएगा, इंडियन इकोनॉमी में भी ग्रोथ ऑब्वियसली आएगा। ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं। शॉर्ट टर्म में इमोशनल इंपैक्ट्स आ सकता है, कोरोना वायरस रिलेटेड इंपैक्ट्स आ सकता है, सब प्राइम क्राइसिस जैसे क्राइसिस आ सकती है, WTC क्रैश जैसे इवेंट्स हो सकते हैं, इबोला, सार्स, एवियन इन्फ्लुएंजा, हमने सब कुछ देखा। ओके, all these are impacts which will be there on the market for a very short term. Let me tell you, long term में अगर आप देखोगे, the first factor that drives the growth is earnings growth. Second factor जो drive करेगा market के growth को, it is the interest rate cycles, lending rate, borrowing rate, repo rate, ये सब जो RBI का announcements आते रहते हैं, ये interest rate cycles कैसे evolve हो रहे हैं, ये second factor है। तीसरा फैक्टर है मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट महंगा है कि सस्ता है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल कैसा है, दैट इज अ थर्ड फैक्टर। सो इन तीन फैक्टर्स के बेसिस पे हमको एक ट्रेंड नजर आता है कि मार्केट किस तरह से मूव हो रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइंटिफिक इवैल्यूएशन हम हर महीना एक पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं। ओके, सो एसेट एलोकेशन के मॉडल के बेसिस पे मेरा मॉडल मेरे को बताता है कि ये महीने में इतना पैसा इक्विटी में होना चाहिए, ये महीने में इतना पैसा डेट में होना चाहिए। व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ एसेट एलोकेशन, ओके, सो इक्विटी का पैसा जो है हम लोग ब्लू चिप पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं। डेट का एलोकेशन जो है, मेरे पास डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स, commercial papers, government bonds, corporate bonds, सब options available है। But we invest in arbitrage mutual funds because from a safety perspective, from a taxation perspective, this looks very attractive, इसीलिए हम लोग arbitrage mutual funds में invest करते हैं। So basically, अगर कोई investor मेरे पास dynamic stock allocation portfolio के अंदर आते हैं, तो I will allocate a certain part of his money or her money to the blue chip portfolio. We will allocate some part of their portfolio to the arbitrage mutual funds. So for example, अगर कोई इन्वेस्टर मेरे पास आज की तारीख में आके PMS अकाउंट ओपन करे, हम लोग 85% पैसा इक्विटी में डालेंगे ब्लू चिप स्टॉक्स में, 15% पैसा हम लोग डेट आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, क्योंकि 85-15 मेरा एसेट एलोकेशन है आज की तारीख में। ओके, सो नाउ एसेट एलोकेशन मॉडल में अगर आप देखोगे, हम लोग मैनेज कैसा करते हैं इसको। हमने क्या किया, 2005 से 2020 तक के पीरियड का मार्केट का एनालिसिस किया एंड वी रैन आवर मॉडल, हमने हमारे मॉडल को रन किया और हमारा मॉडल हमको बताता है कि एवरी 6 मंथ्स अगर मैं एसेट एलोकेशन को रीबैलेंस करूं, देन वो मेरे पोर्टफोलियो में काफी एफिशिएंसी लेके आ सकता है। सो हमने क्या किया, एसेट एलोकेशन, इक्विटी डेट का एसेट एलोकेशन जो है हम लोग हाफ ईयरली बेसिस पे रिव्यू करते हैं, और अंडरलाइंग स्टॉक्स जो हम होल्ड कर रहे हैं उसको हम लोग ईयरली वंस रिव्यू करते हैं, ईयरली वंस रीबैलेंस करते हैं। ओके, सो नाउ हैविंग सेड दैट, मैंने कहा कि स्टॉक पोर्टफोलियो में भी चूंकि मैं एनुअली रीबैलेंस कर रहा हूं, फिर भी अगर किसी स्टॉक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कुछ इश्यू आए, हम लोग उन स्टॉक को ड्यूरिंग द ईयर भी हम निकाल सकते हैं या रीबैलेंस कर सकते हैं। सिमिलरली एसेट एलोकेशन में, यू नो, as it is, I have set up a 6 months asset allocation rule. Okay, having said that, अगर मार्केट में कभी significant fall या rise आए, तो to wait for 6 months is not a good idea because मैं opportunity loss कर रहा हूं। ये मैं आपको एक recent example देता हूं। Okay, 2019 अक्टूबर में मेरे एसेट एलोकेशन मॉडल ने मुझे कहा था कि मेरे को 45% पैसा इक्विटी में होना चाहिए, 55% डेट में होना चाहिए। जनवरी में हमारा एसेट एलोकेशन जो था, जनवरी 2020 में, ये साल में 55% इक्विटी में था, 45% पैसा डेट में था। सो जनवरी में जो भी इन्वेस्टर्स आए हमारे पीएमएस के अंदर, उनको 55% इक्विटी मिल रहा था, 45% डेट मिल रहा था। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो इन्वेस्टर्स आए, उनका तो 45% इक्विटी था, 55% डेट था, क्योंकि अप्रैल में रीबैलेंस होने वाला था 6 मंथली रीबैलेंस के हिसाब से। बट हमने देखा कि जनवरी में मार्केट में सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आया मार्केट के ऊपर, सो हमने हमारे मॉडल को फिर से रन किया। देन वी सॉ दैट मेरे मॉडल ने मेरे को क्लियरली बताया कि दिस इज द टाइम टू इंक्रीज योर इक्विटी एलोकेशन बिकॉज द मार्केट हैज फॉलन बियॉन्ड द 20% थ्रेशोल्ड जो हम रखते हैं।
सो मेरे मॉडल ने मेरे को कहा कि धीरे धीरे हमको इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, तो वी इंक्रीज्ड आवर इक्विटी एलोकेशन फ्रॉम 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 वी आर एट टुडे। सो फॉलिंग मार्केट में मैंने इस अपॉर्चुनिटी को यूज किया कि 55% इक्विटी से हमने 85% इक्विटी तक हम लेके आए पोर्टफोलियोज को। सो इन अ फॉलिंग मार्केट हमने अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे जाके हमने और ज्यादा इक्विटी खरीदा। सो इस पोर्टफोलियो का मुझे फायदा ये मिला कि फॉलिंग मार्केट में डिस्काउंटेड वैल्यूएशंस पे मैं जाके मार्केट को खरीद पाया हूं। ये हमने क्यों मॉडल इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर मेरे पास 100% इक्विटी में होते, फॉलिंग मार्केट में मैं अगर उनको जाके बोलूं सर आज की तारीख में मार्केट 25% डिस्काउंट पे है, 20% डिस्काउंट पे है, एंड इफ आई टेल देम सर प्लीज टॉप अप योर इन्वेस्टमेंट, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाय, 50% इन्वेस्टर्स का ये रेस्पॉन्स आया होगा मेरे पास कि सर अभी तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बहुत रिस्की लग रहा है, हमको रिस्क नहीं लेना, हमको पैसा नहीं डालना है मार्केट में। एंड उन इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ होगा इन 3 महीने में जो हमने देखा है। That is why we have used a dynamic stock allocation portfolio to use the opportunity in the market to get the best benefit of the asset allocation model, right? So these are the two products जो मैंने आपको explain किया. One is a blue chip portfolio, second is a dynamic stock allocation portfolio. Okay, to talk about a little on the performance of each of these strategies as we speak right now, आज की तारीख में performance कैसा है? हमारा ब्लू चिप पोर्टफोलियो जैसे आपने देखा कि मार्च 2018 में हमने लॉन्च किया था। मार्च 2018 से आज तक अगर मैं देखूं, इस पीरियड में निफ्टी 500 ने 10.96% नेगेटिव रिटर्न दिया। इस पीरियड में मेरे पोर्टफोलियो ने केवल 2% नेगेटिव दिया। ओके, हैविंग सेड दैट, लास्ट 6 मंथ्स में निफ्टी 500 ने 24% दिया, हमारे पोर्टफोलियो ने 12% नेगेटिव दिया। लास्ट 1 मंथ में निफ्टी 500 ने 24% नेगेटिव दिया, अपने पोर्टफोलियो ने केवल 15% ही नेगेटिव दिया। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस पीरियड में हमारे पास आए जिन्होंने कहा कि सर भले मार्केट ने 24% नेगेटिव दिया होगा, बट आपने भी 15% तो नेगेटिव रिटर्न दिया ही है, व्हाट इज योर आंसर टू दिस? ओके, सो मेरा उनको जवाब 2 तरीके से हुआ है। I gave them 2 types of answers, or rather 3 types of answers to be very precise. First is that कि हमने कभी भी आपको 1 year 2 year इन्वेस्टमेंट होराइजन से इन्वेस्ट करने को नहीं बोला है। सो इफ एनी इन्वेस्टर, अगर आप मेरा लास्ट 15 इयर्स का बैक टेस्टेड डेटा निकाल के देखोगे, हमारा एवरेज रिटर्न अबाउट 18% रहा है, जहां पे मार्केट इज डिलीवर्ड 11.6। सो ओवर अ लॉन्ग टर्म वी हैव डिलीवर्ड 6.5-7% आउट परफॉर्मेंस ओवर द मार्केट। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं लास्ट 2 इयर्स की बात करूं, सिंस इंसेप्शन हमने 8% का मार्केट के ऊपर आउट परफॉर्मेंस दिया है, जो दिखाई दे रहा है। अभी अगर कोई मेरे को पूछेंगे कि लास्ट 1 मंथ में हमने while we have delivered a 9% आउट परफॉर्मेंस ओवर द मार्केट, स्टिल वी आर एट -15%। अगर ये देखा जाए तो मैंने एक इन्वेस्टर जो मेरे साथ बात कर रहे थे, मैंने उनको बोला सर अब आई एग्री विद यू कि हमारा पोर्टफोलियो भी 15% नेगेटिव है, बट द रियलिटी इज मार्केट भी 24% नेगेटिव है, राइट? वी हैव डिलीवर्ड 9% रिटर्न ओवर एंड अबाउट द मार्केट। हैविंग सेड दैट, आपकी बात एकदम सही है कि आप भी बोल रहे हो कि 15% नेगेटिव रिटर्न है, बट कैन यू ओपन योर पोर्टफोलियो? जो हमने स्टॉक्स खरीदा आपके पोर्टफोलियो में, आप मेरे को बताना इसमें से कौन से स्टॉक्स खराब है? विच ऑफ आवर स्टॉक्स हैव वी पिक्ड रॉन्ग? All of those are high quality companies, high performance, high growth oriented companies. So it's an impact of the market, which is impacting our portfolio also. But when you compare, there is still a 8% to 9% outperformance over the benchmark, which is significant. Okay. So I think quality of the portfolio, staying invested for a long term is a fantastic thing. Okay. And आज की तारीख में जो अपना blue chip बहुत attractive valuation पे available है, it is a good time to really go ahead and top up your existing investments. एंड लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन है तो मैं कैसे चेक दूं, कैसे एप्लीकेशन दूं टॉप अप के लिए। हमने एक बहुत इजी मेथोडोलॉजी बना दिया है। अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, आप एक सिंपल ईमेल भेज सकते हो हमको कि आपको आपका पैसा टॉप अप करना है, आपका इन्वेस्टमेंट टॉप अप करना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल उसके बाद आप एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू आप पैसा हमारे अकाउंट में रेमिट कर सकते हो पीएमएस के लिए, एंड वी विल गेट योर इन्वेस्टमेंट गोइंग। सो even during the lockdown we are working and we are more than happy to manage your investments for you. Second, मैं अगर मेरे dynamic asset allocation portfolio की बात करूं,
लास्ट 1 ईयर में जहां पे मार्केट ने 26% नेगेटिव रिटर्न दिया, हमारे पोर्टफोलियो ने सिर्फ 4% नेगेटिव दिया। लास्ट 1 मंथ में जहां पे मार्केट ने 24% नेगेटिव रिटर्न दिया, अपने डीएसएपी ने सिर्फ 7.92% नेगेटिव रिटर्न दिया। ओके, विच इज अ सिग्निफिकेंट 17.5% आउट परफॉर्मेंस ओवर द बेंचमार्क। बट ये दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं, इसमें केवल एवरेज हैज बीन अबाउट 65 to 70% इक्विटी एक्सपोजर। ओके, जो हम जहां पे हमने इक्विटी अभी बढ़ाया, सो मार्केट में जब रिकवरी आएगा, आवर पोर्टफोलियोज विल रिकवर मच फास्टर देन द मार्केट। सो आई थिंक ये दोनों पोर्टफोलियोज का कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूं, one is a portfolio which is very high quality, high growth oriented companies with 100% exposure to equity. Second is a dynamic asset allocation portfolio, dynamic stock allocation portfolio, where we're giving you a good combination of a very high quality stock based portfolio coupled with a asset allocation model, right? So these are the things that I wanted to largely brief you. And जैसे मैंने कहा था during my session also, so कि मैं question and answer session भी लूंगा, so I hope कि आप में से काफी लोग ने सवाल टाइप करना चालू कर दिया होगा। सो इफ आई कैन क्विकली गो टू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, ओके, सो लेट मी स्टार्ट लुकिंग एट इट। ओके, सो प्लीज फील फ्री टू टाइप एज मेनी क्वेश्चंस एज यू हैव एंड आई एम हैप्पी टू टेक देम। सो फर्स्ट सवाल आता है, व्हाट आर द रिटर्न्स ऑफ पीएमएस, आर दे गुड इन कंपैरिजन विद निफ्टी और सेंसेक्स? सो आई थिंक ये सवाल है सर, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, आई हैव शोड यू द रिटर्न्स. Okay, I think over the last 2 years or 3 years period also, we've been able to deliver an 8 to 9% outperformance over the benchmark. और हमारा मानना ये भी है कि I think over a long term, अगर मैं 5 year, 7 year, 10 year की डेटा की बात भी करूं, I think there is a significant amount of outperformance that हम लोग ने डिलीवर कर पाया है, हमने डिलीवर किया है। एंड all of these returns जो आपने मेरे स्लाइड में देखा, all of those returns are after fees and expenses. मतलब हमारे फंड मैनेजमेंट फीस को निकालने के बाद भी we've been able to deliver a 8 to 9% outperformance over the benchmark. I hope that answers your question. Second question is विशाल सोनी जी का सवाल है। विशाल सोनी जी ये पूछते हैं कि what is the criteria of churning, buying and selling? Means if you know that the market is going to fall, then still you want to wait for your standard buying and selling cycle, or you can churn unlimited times as per known movements of the market. So Mr. Soni, जैसे मैंने आपको बताया, okay, blue chip portfolio अगर है, हम लोग yearly rebalance mechanism use कर रहे हैं, okay, where short term market movements के वजह से companies का fundamentals तो नहीं बदलेगा, प्राइस मूवमेंट आ सकती है, बट किसी कंपनी का अगर हमने 10 इयर्स के ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे खरीदा तो उसको ले बेच करने में फायदा नहीं है ड्यू टू शॉर्ट टर्म रिएक्शंस ऑफ द मार्केट। हैविंग सेड दैट, किसी कंपनी में अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू आए तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर 1 ईयर, वी आर गोइंग टू टेक अ इमीडिएट कॉल। ओके, सेकंड, रही बात मेरी डायनामिक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो की, वी हैव गिवन यू वेरी, मैंने एक रीसेंट एग्जांपल भी आपको बताया जहां पे जनवरी में मेरे पोर्टफोलियो में 55% इक्विटी था, 45% डेट था। वो टाइम में चूंकि हमने देखा कि मार्केट काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे था एंड नेक्स्ट पोर्टफोलियो मेरा रीबैलेंस के लिए ड्यू था ओनली इन अप्रैल, but still we took a call to rebalance the portfolio in January, February and March in a piecemeal manner, जहां पे हमने 55% से 85% तक हम exposure लेके गए। Processes are built to bring in efficiency. We are not going to allow inefficiencies in our process due to our rules. Okay, so rules can be overwritten, rules can be undone on the basis of certain ऑब्जर्वेशंस। सो रूल्स के अंदर हमने ये भी रूल बनाया कि अगर मार्केट 15-20% सडनली फॉल आ जाए तो हमको 1 ईयर वेट करने का जरूरत नहीं है, वी कैन रीबैलेंस द पोर्टफोलियो इन द इंटरिम आल्सो। सो दैट्स माय आंसर टू योर क्वेश्चन, आई होप इट आंसर्स मिस्टर सोनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द चार्जेस ऑफ पीएमएस व्हेन इट इज गिविंग नेगेटिव रिटर्न इन द लास्ट 2 years? हाउ आर यू गोइंग टू रिकवर द चार्जेस? हाउ कैन वन टेक प्रॉफिट? हाउ one can take the profit if occurs in coming years? What kind of returns can one expect from your equity PMS? Okay, so चार सवाल है, I will take it one by one. So basically fees की अगर मैं बात करूं, जो 2.5% हमारा management fees है, so let me tell you, ये 2.5% management fees is not a fixed fee. 2.5% management fees जो है वो calculate होता है on the basis of your value. अगर आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू 25 लाख से घट के 22 लाख होता है, आपका फीस 22 लाख पे ही कैलकुलेट होगा।
अगर 25 से बढ़ के 30 लाख होता है तो हम लोग 30 लाख के ऊपर फीस कैलकुलेट करेंगे. सो आवर फीस ऑल्सो वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ योर पोर्टफोलियो. सो जब आपका पोर्टफोलियो घटेगा मेरा फीस भी घटेगा, जब आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा मेरा फीस भी बढ़ेगा. सो इट्स अ मूविंग वैल्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो, like it happens in mutual funds or any other investment approach. Second is, how are you going to recover your charges? जैसे हमने कहा कि our fees are calculated on a monthly basis and recovered from the portfolio on a quarterly basis. So moving value of the portfolio के basis पे हम लोग charges recover कर लेते हैं, and जो भी हमने charges recover किया है आपके portfolio से, हर क्वार्टर में हम आपको अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसमें आपको एकदम क्लियरली पीएनएल रिपोर्ट भी मिलेगा जहां पे आप देख सकते हो कि हमने कितना फीस चार्ज किया है आपको. तीसरा सवाल है, हाउ कैन वन टेक प्रॉफिट इन द कमिंग ईयर्स? ओके, सो सर अगर आपने 100% ब्लू चिप पोर्टफोलियो, 100% इक्विटी ओरिएंटेड ब्लू चिप पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया, सो उसमें हमने प्रॉफिट बुकिंग का मैकेनिज्म नहीं सेटअप किया है. बट अगर आप देखोगे, जो हम टिपिकली हम सारे इन्वेस्टर्स को कहते हैं, एवरी इन्वेस्टमेंट शुड बी असाइन्ड टू अ पर्टिकुलर गोल. तो अगर आप 25 लाख 50 लाख लाके आप हमारे ब्लू चिप पोर्टफोलियो में डाल रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट को आपको एक गोल को असाइन करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर ये 50 लाख रुपए आपके रिटायरमेंट के लिए आप डाल रहे हो, ये 50 लाख रुपए आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए डाल रहे हो, ये 50 लाख रुपए आपके बच्चों के शादी के लिए अगर आप डाल रहे हो, जब आपके बच्चों का एजुकेशन का टाइम आ जाए तब निकाल लीजिएगा पैसा. अगर आपके बच्चों का शादी का टाइम आ गया तब निकाल लीजिएगा पैसा. अगर आपका रिटायरमेंट का टाइम आ गया, यू कैन टेक दैट मनी अवे. सो इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज शुड बी लुक्ड एट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म गोल स्टैंड पॉइंट. हर 3-3 महीने में जैसे प्रॉफिट आएगा मैं पैसे निकालते रहूंगा, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच. क्योंकि हर बार अगर आप प्रॉफिट निकालते रहोगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा आपको कभी नहीं मिलेगा, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन्वेस्टेड. Having said that, जब भी आपका गोल फुलफिल हो जाए, जब भी आपका रिक्वायरमेंट आए, you are more than free to take away the money from us. There is no problem in that. Okay. Second, excuse me, डायनेमिक पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं, डायनेमिक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो के अंदर ही ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुकिंग का मेथडोलॉजी इन्वॉल्व है. जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है हम लोग सिस्टमैटिकली प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जैसे मार्केट टूट रहा है वो टाइम में हम लोग इक्विटी को बाय कर रहे हैं. सो दैट इज हाउ इन अ डायनामिक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो द मेथडोलॉजी ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इज ऑटोमेटिकली बिल्ट इन, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट इन द केस ऑफ अ डायनामिक पोर्टफोलियो. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Next question, sir, in Reliance Nippon India arbitrage fund, investors have lost their money and it has given more negative returns. Why the fund was not removed in time? So I think from a arbitrage fund perspective, all the funds in the market have got impacted during the COVID-19 situation. So Nippon arbitrage fund is no exception to that. Okay, so हमने जब Nippon arbitrage fund choose किया, again that arbitrage fund has also been chosen on the basis of a ranking methodology only. So उस ranking में Nippon did qualify higher in the ranking, so we did take a call to buy Nippon arbitrage fund. Okay, but when the arbitrage fund allocation is higher than 50%, 60%, we have also chosen Axis arbitrage fund. So I think this is purely on a ranking basis, and I think again I would like to repeat myself. 6 months, 1 year, 2 years is not a period to really look at the performance of a particular fund. We need to look at it from a long-term perspective. Next question is from Mr. Sarthi Vadnerkar. I had invested 25 lakhs in NJPMS portfolio last year. This is ideally the best time to top up. However, I'm not able to do so since minimum requirement has been now raised to 50 lakhs. Is there a workaround for this? I do not have another 25 lakh surplus. Your thoughts? So, Mr. Vadnerkar, sorry for my pronunciation being wrong. So, Mr. Vadnerkar, top up जो है आप 2-3 तरीके से कर सकते हो. चूंकि आपका 25 लाख ऑलरेडी है, आप देखिए कि आपके पास do you hold any other stock portfolio as on today? If you hold any other stock portfolio, आप वो stocks को ट्रांसफर करके भी आप हमारे साथ PMS में टॉप अप कर सकते हो. ये एक फर्स्ट ऑप्शन है. सेकेंड ऑप्शन है कि if you have some excess allocation to mutual funds in liquid funds or any other funds, थोड़ा बहुत आप mutual fund से भी आप shift कर सकते हो. But at the end of the day, we do not have a workaround for not achieving the 50 lakh ticket size. But you can definitely top up by shifting your stocks or shifting partially some money from mutual funds. That's an option which is definitely available. But be very cautious.
shifting money from mutual funds is not always recommended. But if you have an excess allocation to mutual fund, you can definitely shift it, because I'm sure all your mutual funds are also oriented towards a particular goal. So the best way to go about this is, I cannot sitting here not looking at your portfolio, मैं आपको एकदम करेक्ट आंसर नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको सिर्फ मेथोडोलॉजी दे पाऊंगा, बट आपके पोर्टफोलियो में आपको क्या करना चाहिए, दिस इज समथिंग व्हिच वी विल बी एबल टू टेक अ कॉल to only after looking at your portfolio in detail. Let me assure you, your advisor, our branch manager, Swapnil, all of my teams, all of our teams on the ground are extremely capable to handle the situation. So आप आपका पोर्टफोलियो को लेके बैठिएगा हमारे टीम के साथ. I'm sure they'll find a solution for you. All right. Thank you. What is the mode of communication to us on portfolio revamping? ये सागर जी का सवाल है. So सागर जी, we have given you access to our PMS desk. So typically हमारे stocks का portfolio का rebalance साल में एक ही बार होता है. So every year end of October is when the rebalance happens. So you can definitely log in and see. We are also publishing a fact sheet जहाँ पे आपको changes के बारे में दिखाई देगा. And in terms of periodic changes, हम लोग बहुत frequently communicate नहीं करते हैं, because this is a discretionary portfolio management approach. So we take a call internally, and जो stocks हम change वगैरह कर रहे हैं, we are sending a communication to our sales team and our advisors also. I'm sure they will come back to you, and you can also start finding this information on a fact sheet. We are also in the process of publishing a newsletter sort of thing, which we have been planning for a while, but we haven't been able to do it yet. So once our newsletter comes out, you'll be able to see it in that as well. But yes, आप डेली बेसिस पे जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो आप पीएमएस डेस्क में लॉग इन करके देख ही सकते हो. Okay, next question is, you said, okay, now, okay, this is an interesting question. Okay, so this is about one of the other portfolios that we are running, which is our multi-cap portfolio. So जैसे हमने 2017 में हमने हमारे multi-cap portfolio को launch किया था, investor का सवाल है कि last 3 years में भी हमने negative return ही देखा है हमारे multi-cap portfolio के अंदर. So what is your view on that? Okay, so now let me explain you a little bit about our multi-cap portfolio as well. So typically अगर आप देखोगे हमारे multi-cap portfolio का और हमारे blue chip portfolio का investment management approach is completely different. जहां पे हम blue chip portfolio के अंदर we are looking at a 10-year track record on fundamentals. हमारे मल्टी कैप पोर्टफोलियो में हमने केवल अल्फा या डिग्री ऑफ आउट परफॉर्मेंस विज़-अ-वी द बेंचमार्क हमने केवल उसके ऊपर एनालाइज किया है पोर्टफोलियोज को, एंड वी बिल्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ दैट. Okay, because portfolio में momentum was very high and the markets were seeing high degree of volatility, हमने volatility और momentum का एक additional factor हमने उस portfolio के अंदर डाल दिया है, and portfolio जो previously annually rebalance था उसको हमने quarterly rebalance move किया, which is completely opposite to the blue chip methodology. So basically blue chip is a portfolio which is high conviction, high quality, high growth, buy and hold kind of a strategy. Multi-cap is something which is high performance oriented, momentum oriented. We are looking at companies only with a last one year alpha as a track record. So these are two very different portfolios. But today, if you look at the underlying, since we've added the momentum and quality factor, the multi-cap portfolio has also delivered a 6 to 7% outperformance over the benchmark. I agree. In a situation where we are looking at a 30%, 25% fall in the market, आपका पोर्टफोलियो ने शायद अभी तक पॉजिटिव वैल्यू नहीं देखा होगा. योर पोर्टफोलियो मे नॉट हैव रिकवर्ड, बट यस इट इज डेफिनेटली ऑन द पाथ ऑफ इट्स रिकवरी with about 7 to 8% outperformance over the benchmark. So I think again the vision is that you stay focused over long term, you will definitely see that degree of outperformance. Next question is, you said you reshuffle your portfolio once a year. Which month do you usually do it? So typically it's in the month of October, sir. I hope that answers your question. Next is, what about equity multi-cap PMS? I think I've answered that. Next is, what is the minimum top-up amount? My client ओमकार जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि 25 लाख. So top-up के बारे में भी मैंने आपको जवाब दे दिया है. Today the minimum investment ticket size is 50 lakh rupees. So अगर किसी ने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो minimum top-up amount becomes 25 lakh rupees. And that 25 lakh rupees you can do it in the form of a fresh investment,
सेकेंड, स्टॉक्स अगर आपके पास हो वो ट्रांसफर करके भी कर सकते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, और यू कैन टेक अ लिटिल बिट अमाउंट फ्रॉम योर म्यूचुअल फंड एंड ऑल्सो इन्वेस्ट इन दिस विच इज लॉन्ग टर्म. So all the three combinations are possible. Like I told the previous investor who asked me the question, यहाँ पे बैठ के मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा कि आप पैसे कहाँ से निकालो. I'm sure my team is very, very equipped, okay, to review your portfolio and give you the right solution. So please discuss your portfolio with our team. They will find a way to top up your investment. Yeah, thanks. Next question is PMS investment to hold for wealth creation to 7 years. What are your views? Okay, 5 to 7 years. What is your view on that? So yes, समीर जी का ये सवाल है कि obviously जैसे मैंने आपको बताया था अपने पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस में भी 1 year, 2 year, 3 year में पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है, बट when any investor stays invested for a 7 year, 5 year, 10 year period, हमने क्लियरली देखा कि 16 से 17% या 15% का तो परफॉर्मेंस आया ही है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, which is a 5 to 6% out performance over the benchmark. So very clearly, if you stay focused for a 5 year, 7 year, 10 year period, obviously wealth creation is due to happen. So there's no doubt in our mind about it. Next question is Parul Parmar ji ka sawal hai, is there a plan to diversify portfolio using international ETFs or MFs with exposure to other countries like US? So Parul ji, I think it's a very, very interesting question. So अगर इसके ऊपर मैं अगर आपको थोड़ा डिटेल में जवाब दूं, I hope it doesn't become boring for the others, but it's a very interesting question that you came up with. So investing की दुनिया को अगर आप देखो, it can be classified into two categories. One is developed markets, one is emerging markets. So developed markets की अगर बात करूं, it is typically US, UK, Europe and Japan. And अगर मैं emerging markets की बात करूं, it's typically BRICS nations including India. So if we look at this sort of a classification between emerging markets and developed markets, on the basis of that, if you see historically, emerging markets have delivered fantastic returns when compared to developed markets, because developed markets have become quite stable. They have got plateaued in terms of their performance. That is why developed markets have not been attractive. Emerging markets have been attractive. Obviously, there is a risk return arbitrage. Okay, जहां पे आप रिस्क ज्यादा लोगे उधर आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा. Obviously, इमर्जिंग मार्केट्स में रिस्क ज्यादा है, so returns are higher. So emerging markets में भी अगर आप देखोगे, India has been the most attractive. So today, if I look at should I diversify my portfolio across different geographies, I don't see that there is any other market which is as attractive as India. This was even in the last 10-15 years की अगर मैं बात करूं. Post COVID-19 situation में अगर देखूं, so definitely India looks more attractive than any other country around the world. So we still believe that India is attractive, and that's an opportunity which we need to look at. We don't need to worry about diversifying elsewhere. Having said that, हम में से काफी लोग, for example, if I want to send my daughter for education abroad to the US at some stage, okay, then it's very important for me to create a dollar kitty because I'll be spending in dollars at that time. So to diversify in terms of creating a dollar kitty, buying something in the US is not a problem at all. But if you're investing for wealth creation, I think it's important to stay focused on India and focus on a dynamic asset allocation model. So that's my answer to your question, Parulji. Next question is from Mr. Ashok Mojad. As you mentioned that you're rebalancing once in a year, okay, and if you found 50% company collapse at the beginning of the year, then what about foreseen losses? And if you're rebalancing such circumstances, quote any practical examples. Okay, so very good question, Ashok ji. So I think Yes Bank is a very good example. Okay, so जैसे मैंने कहा, while our portfolio rebalance is yearly, okay, so portfolio rebalance हम लोग yearly कर रहे हैं, but if we see that there are any corporate governance issues in any companies during the year, okay, obviously हम लोग इसको 1 year तक पकड़ के बैठने नहीं वाले. We will take a call to rebalance the portfolio or remove that stock in the interim as well. Okay. Having said that, if we see that there is a particular fall in a portfolio value or a stock value due to price movement in the market, and there is nothing really fundamentally wrong with that company, I think it's a case-by-case call that we need to take. जहाँ पे 2018 end या 19 starting में हमने Yes Bank के ऊपर call लिया था. Okay, where Yes Bank 10 years के basis पे did qualify in our portfolio. But we observed that there was some bad news coming in the company in terms of promoter level issues. So we took a call to eliminate Yes Bank before the fall actually happened.
So yes, we did take a call to look at a stock which was going to give a potential loss in the future, and we did take a call to remove that stock. So Yes Bank is one such one such stock that we took an interim call. I hope that answers your question, Ashok ji. Next question is, could you show rolling return of blue chip and DSAP with the prominent MF scheme? Okay, Swapnil, I'll pick that up towards the end of the presentation. So एक और सवाल है समीर जी का, is there any fees for topping up your investment? Obviously, there are no fees for topping up your investment. So अगर आपने 25 लाख डाला होता और अगर आप 25 लाख रुपए और ऐड करोगे उसके अंदर, okay, so obviously आपका फीस 50 लाख रुपए पे होगा, not on 25 lakh rupees. So there is no upfront fees that is going to get charged on it. I hope that answers your question. Next, today Nitin Mahamuni ji का सवाल है, today COVID-19 situation, PMSs and MFs investment after 2 years, what is the position? Okay, I think COVID-19 situation एक टेम्पररी इम्पैक्ट है जिसका मैंने आपको बताया कि जहां पे मार्केट ने 24%, 25% नेगेटिव रिटर्न दिया, हमारे 100% इक्विटी पोर्टफोलियो ने केवल 15% अंडर परफॉर्मेंस किया है. एंड अगर डायनामिक एसेट एलोकेशन की बात करूं जहां पे मार्केट 24% नेगेटिव है, हमारे डायनामिक पोर्टफोलियो ने 7% ही अंडर परफॉर्मेंस दिया. यस, द पोर्टफोलियोज आर नेगेटिव, बट आई बिलीव दैट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो हमने स्टिल 9 से 17% के ऊपर आउट परफॉर्मेंस दिया है मार्केट के ऊपर, एंड वी आर स्टिल इन्वेस्टेड इन वेरी हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो. सो जैसे हम रिकवरी देखेंगे मार्केट के अंदर, वी विल सी दैट आवर पोर्टफोलियोज विल रिकवर फास्टर. नेक्स्ट, रमेश शहानी जी का सवाल है, ब्लू चिप पोर्टफोलियो weight based allocation. You said that if the weight of a stock goes over 10%, you're going to bring it down to 6 to 8%. What do you do if the stock weight goes low to say 4%? Okay, very good question, Ramesh ji. Okay, so basically हमने risk mitigation mechanism से ये control रखा है कि कोई stock 10% के ऊपर ना जाए. But अगर किसी stock में कंटिन्यूसली 8%, 6% से अगर ये 4%, 3% या कंटिन्यूसली 0 पे आने का माहौल नजर आए, then we will obviously take a look at those stocks also to see if there is anything fundamentally going wrong with that company. Okay, जैसे मैंने Yes Bank का example दिया, if it happens, we did predict that situation before and we did come out of those stocks to eliminate that kind of a risk. So those are calls that we will take on a case by case basis. At the end of the day, we are interested to create wealth for you. So yes, those are calls that we will take on a case by case basis. How do we get the statement of PMS? Okay, very good. So every investor, हर investor को हमने PMS desk का access दिया है. Okay, so आप login करके देख सकते हो, or you can reach out to our advisor. They will give you a portfolio valuation report as well. Is it a time to review and reassess the asset allocation? Yeah, this is another question. So obviously हम लोग हर महीने के बेसिस में रीअसेस कर रहे हैं पोर्टफोलियो का. So हमने हमारा मॉडल रन किया था because we are in the month of May. We ran the model portfolio dynamic asset allocation model. My asset allocation model tells me कि हम लोग at 85% we are good. We are well allocated to equity right now. So we believe that January से लेके April May तक हमने 55 से 85 तक reassess करके establish किया equity allocation. So I think we are reviewing it and we did increase exposure. Yes. Bhupal ji का सवाल है, what about Franklin MF? They are quitting from India. Please update. I think इसके ऊपर I would allow my branch teams and our advisors to get back to you, Bhupal ji. I think Franklin Templeton ने सिर्फ कुछ schemes को wind up किया है, which are specifically in the debt category. It does not mean that the AMC is bad or all debt funds are bad. I think it's very specific to that. Our teams will be more than happy to share with you a little write-up on that. So Swapnil and my sales team and my partners, Bhupal ji को please ये analysis share करिएगा, and I think that's the best thing to do. Okay, so next question is, sir, but in such volatile market, as you said, one cannot make money. Is loss even after long term? So timely profit booking is required, isn't it? Absolutely, very good question. Okay, so timely profit booking जरूरी है. That is why we have a dynamic asset allocation portfolio for you. अगर आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में periodically profit booking करते रहनी चाहिए, आपको मार्केट का equity risk नहीं चाहिए, then dynamic stock allocation is the best solution for you. But
for an investor who understands equity and market volatility, आपने देखा ही होगा और मैंने मेरे डेटा में भी बताया आपको कि we have seen that over a long term, equity has created wealth and it will create wealth. So from that standpoint, I think there is nothing wrong in staying invested in equity. At undervaluations, it's a good opportunity to buy more, to invest more. I think it's still important to stay invested over a long term. Last 1 year, I think Nippon के बारे में हमने जवाब दे ही दिया है. Again, Vishal Soni ji ka sawal hai many times. Okay, I would like to elaborate one example. Bajaj Finance is almost less 50% from 52-week high. I was worried that still you would like to keep the stock in portfolio without churning. Can you explain a bit using this example? I don't have any doubt about the fundamentals of this stock, but there was an opportunity to catch the fall to benefit. Okay, I think Vishalji, what is very, very important to understand is that price movement of a particular company is something which can happen due to emotions or any short-term impact. But it does not mean that long-term fundamentals में बहुत impact आया है. But if I'm going to pick up a certain stock and keep buying and selling at periodic intervals, it is going to impact the costing on your portfolio. It is going to impact your returns due to taxation. And if you look at the impact of cost versus reward, I think staying invested is a better ploy. And to be very honest with you, हमने जब ये पोर्टफोलियो को एनुअल रीबैलेंस के बेसिस पे बनाया था, हमने इस पोर्टफोलियो को क्वार्टरली, डेली, हाफ ईयरली, एनुअल सारे रीबैलेंस साइकिल पे असेस किया. The best efficiency came into the portfolio on an annual rebalance cycle. So while we may see such cases, I still believe that an annual rebalance cycle on a particular company is still pretty good to look at. But yes, good example that you brought up. Okay. फिर से भूपाल जी का सवाल है कि above 50 lakhs, what would be minimum investment size for PMS? I think above 50 lakh rupees, you can top up in multiples of 1 lakh rupees also. That is not a problem. And Bhupal ji, and for all our investors, let me tell you, in about a month or so, we are going to come up with an SIP option as well. So you can utilize that benefit also. Bhupal ji ka sawal hai, what should an investor do that is after holding for 7 years, I am nearing my goal, but market crashes like in the situation now. Okay, so Bhupal ji, it's quite a funny situation. ये काफी लोगों के साथ हो सकता है कि मैंने रिटायरमेंट के लिए प्लान किया, बट मेरे रिटायरमेंट के टाइम में typically market crash हो गया. So Bhupal ji, what is very, very important to understand? Okay, मैं एक एग्जांपल देता हूं मेरे इन्वेस्टर्स को कि टू से दैट हर इन्वेस्टर का लाइफ साइकिल जो है ना, एक वॉकिंग स्टिक के जैसे होता है. आपने वॉकिंग स्टिक का शेप देखा ही होगा. ओके, हर इन्वेस्टर जिसका एज ग्रुप होगा बिटवीन 25 to 35, ओके, उनका अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा है, उनका रिस्क लेने का एपिटाइट भी ज्यादा है. सो वो लोग एग्रेसिव इक्विटी एलोकेशन में जा सकते हैं. जैसे आप 40-45 के एज पे जाओगे, 45 to 55 के एज के बीच में, दैट इज द टाइम जहां पे धीरे धीरे आपका अर्निंग पोटेंशियल शायद कम होते रह सकता है एंड आपका रीपिंग फेज, जो आपको पैसा वापस लेने का माहौल आएगा, वो शायद आपके एकदम करीब में है. सो एट दैट टाइम यू शुड ग्रेजुअली मूव अवे फ्रॉम 100% इक्विटी पोर्टफोलियो टू अ डायनामिक पोर्टफोलियो, सो योर रिस्क इज कंट्रोल्ड. एंड जैसे आज की तारीख में मार्केट फॉल का सिचुएशन में, probably when the market fell, we were very less allocated to equity. तो वो टाइम में the advantage is that जब आप पैसा निकालना भी चाहो, your portfolio is at a much lower risk. So I think आपको आपका साइकिल समझना चाहिए कि आप अर्निंग फेज में हो, ग्रोइंग फेज में हो कि रीपिंग फेज में हो. उस हिसाब से आप आपका पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन को रीबैलेंस कर सकते हो. एंड आई थिंक आवर पार्टनर्स एंड माय सेल्स टीम आर मोर देन equipped to help you with this, but don't worry, we are there to manage it for you. What is the percentage of return one should expect from equity PMS in the next 3 years? I think 3 years की मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा. Again, returns की भी बात नहीं करना चाहूंगा. But if I have to answer your question in a very pointed manner, हमने देखा है कि last 15 years के period में हमने देखा है कि over a 5-year rolling period, all investors who have stayed invested for a 5-year period have generated anywhere between 16 to 17%. That is the return that one can look at. But 3 years is not a period. 5 years is what you need to look at. Next, the stocks purchased in DSAP during the recent rebalancing are the same of the
ब्लू चिप पोर्शन, प्लीज एक्सप्लेन। ऑब्वियसली सचिन जी, ये सचिन जी का सवाल है। ऑब्वियसली जैसे मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में भी कहा है, मेरे डीएसएपी पोर्टफोलियो में जो हम स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, इट इज द ब्लू चिप पोर्टफोलियो ओनली। ओके, सो ऑब्वियसली अगर आपका ब्लू चिप में भी डीएसएपी में भी दोनों में इन्वेस्टमेंट है, तो यू विल ऑब्वियसली हैव एन ओवरलैप, and it's just that blue chip is 100% equity and this is dynamic asset allocation, so the asset allocation keeps varying. I hope that answers your question. Vijay Kulkarni ji का सवाल है, how much time for the market to grow so that funds become equal to invested amount for blue chip portfolio? I think this is your question. So विजय जी, हम लोग ने देखा है अगेन 5 ईयर रोलिंग रिटर्न की अगर हम बात करें, सो 5 ईयर रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे हमने देखा ही है कि पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न नहीं देता है। सो COVID-19 situation is something that we seeing which is very unique, and if we look at the analysis, if we look at the situations and flattening of the curve की अगर मैं बात करूं, globally we are seeing a lot of flattening which is already happening. So I would assume that on a very conservative basis, probably in about 6 to 9 months, शायद हम कोरोना वायरस के बारे में शायद बात भी नहीं करेंगे। Having said that, the spending pattern, the saving pattern, and the pattern of managing cash flows of various companies is definitely going to change, and it is only going to work in our favor. Okay, so I think from a recovery perspective, we have already started seeing recoveries in our portfolios, and as the market recovers, I'm sure we will recover faster than the market. When that will happen, again, that's $1 million question. We have our eyes and ears open to it. We are working towards it, and we are sure that we will do better than the market, and we will continue to do better than the market. Okay, Sunil Mittal ji ka सवाल है, what is the positive impact on our PMS after RBI have given relief of 50,000 crores liquidity to you all? Okay, so Sunil ji, ये 50,000 crores का relief measure हमारे पास नहीं आया है. This has come to the entire financial services ecosystem. Okay, so obviously the banks will lend more. The borrowing rate for investors is going down. At the end of the day, ये जो 50,000 crores का corpus influence आया है या market, this is only impacted the movement in the market. So obviously we are seeing that some amount of stability has come in the market. So obviously market में जब stability आएगा, अपने portfolio में भी stability आएगी. Okay, so that is something which is very, very important. Okay, so I think, yeah, so RBI's initiatives are going to pan out and play out to investors over a long term, and yes, it is going to positively impact our portfolios as well. Having said this, Mittal ji, मैं आपको एक simple example देता हूँ. I can sit here and keep talking to you that equity will create wealth, you should stay invested. ये मैं अगले 2 घंटे तक भी बात कर सकता हूँ. But what is very, very important for you to see for yourself is that last 50 साल stock market में अगर आप डेटा निकाल के देखो, okay, we have seen various impacts, yet Sensex has delivered a 12.5% return to its investors. So obviously equity ने wealth create करके ही दिया है. Even at the end of the day, even right now, if you are not convinced, okay, what is important to understand is we should not focus about anything on the equity market. कल सुबह आप उठ के नहाने वाले हो, you are going to use a shampoo, you are going to use a soap, you are going to eat, we are going to use our vehicles, we are going to do all of this. So all of this is going to positively impact the consumption story of India. This is going to contribute to the growth story of the Indian economy, and this is something that will continue to run. As long as we have our eyes cast on long term, I think the wealth creation cycle is definitely going to be there. Next question is, again, I don't know why this question is coming back, but market is volatile. You said that one cannot make loss, one can take money even after long term. So timely profit. So yeah, I agree with you. Timely profit booking is required. जैसे मैंने कहा आपको, you need to assess कि आप कौन से phase में हो आपके life में. अगर आप आपके phase में, life में इस phase में हो कि आपको पैसा शायद चाहिए, future में आपको चाहिए रहेगा. Okay, so those are things that you need to take a call कि कब आपको कितना पैसा चाहिए रहेगा. That is something you need to really take a look at it. Okay, so next point अगर मैं बताऊं, if you are somebody who really likes the timing of the market and market volatility को manage करने का अगर आपको अच्छा लगता है, then I think you are better off shifting to the dynamic stock allocation portfolio.
Next is what would you be on? What would your idea be on FD rates after 5 years? Okay, Bhupalji, I think this is something which is very tricky to answer. FD rates kuch bhi ho. Okay, whatever may be the FD rates, let me be very clear to you. Okay, FD rate 6% ho, 5% ho, 7% ho, 10% ho, jo bhi ho. At the end of the day, FDs have delivered bad performance when compared to equities. ये एक अपने को नोशनल एक एडवांटेज मिलता है कि एफडी में मेरे को गारंटीड रिटर्न मिलता है, ये मिलता है, मेरे को मेरा कैपिटल लॉस नहीं होता है. दिस इज समथिंग दैट वी हैव अ नोशनल कंफर्ट व्हेन यू लुक एट एफडीज. But at the end of the day, if somebody is interested in creating wealth over long term, then we have clearly seen that equities have created wealth. So it is very difficult to make a comment के फ्यूचर में एफडी का क्या रिटर्न रहेगा. बट वन थिंग दैट आई कैन डेफिनेटली टेल यू इज दैट definitely equity will outperform FDs on a risk adjusted basis over a very long term to come, right? I hope that answers your question. Now let me pick up the next question. Can we switch PMS from DSAP to blue chip or multi-cap? Obviously yes, Omkar ji, switching of portfolios is definitely possible. There's no problem in that. You can definitely switch. Dr. Vikas Kulkarni, my PMS investment for the last 18 months, 40 lakh, today is 30 lakh. So, Dr. Kulkarni, जैसे मैंने आपको जवाब भी दिया था ब्लू चिप पोर्टफोलियो के बारे में, सॉरी मल्टी कैप पोर्टफोलियो के बारे में. If you look at your multi cap portfolio today in terms of the returns vis-a-vis the benchmark, okay, so you will clearly see that the multi-cap portfolio has delivered a 6 to 8% outperformance over the benchmark. Okay, so what I would like to tell you is you need to still look at it over a 5-year basis. You have invested for an 18-month period. 18 months आपका हो गया, मैं मानता हूँ. Okay, but what is very important to again see is that in the last 18 months, the markets have not been positive at all. So it is obvious that your portfolio is also negative, but please stay focused, stay invested. Definitely, it is going to create wealth over a long term. Again, how much time should I wait, Dr. Kulkarni? We have to look at it over a 5-year basis. So no doubt about it. Okay, so is it a good opportunity to top up? This is the next question. Yes, obviously it's a good opportunity to top up. Manoj Lalwani ji का सवाल है कि should I switch my multi-cap portfolio to blue chip portfolio? Is it suggestible? Okay, so I think Lalwani ji, जैसे मैंने कहा है कि मल्टी कैप और ब्लू चिप पोर्टफोलियो जो है दे आर एक्सट्रीमली डिफरेंट पोर्टफोलियोज फ्रॉम देयर फंड मैनेजमेंट अप्रोच. ओके, सो मल्टी कैप पोर्टफोलियो इज समथिंग which is focusing on a high risk high return kind of a portfolio, whereas the blue chip portfolio is more fundamental oriented. So अगर मैं आपको पूछूं कि I think it's more important to understand what is your risk appetite. Is your risk appetite to stay invested for long term and focus on long term returns? Then I think you should continue to stay invested in multi-cap because it is delivering a good outperformance over the benchmark. But I believe that it is a very good portfolio to hold for a long term. Okay, so I think I will stop my question and answers here. Okay, I know there will be more questions coming in your mind. Okay, but if there are any further questions which are going to lie unanswered during the session, please feel free to share it. आप हमारे partner के साथ share करिए. I'll be more than happy to get them responded to you by email. But before we conclude the session, I want to show you a very interesting page. Okay, so Prashant, can you confirm if you are able to see my screen? Yes, Prashant? yes. Okay, good. All right. Okay. So लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस बताता हूं आपको. ओके, सो ये जो एनालिसिस है मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो अभी सवाल आ रहे हैं मेरे को इस सेशन के अंदर, एवरीबडी बिलीव्स दैट स्टॉक बेस्ड पोर्टफोलियोज आर वेरी रिस्की, दे हैव नॉट डन वेल, प्रोबेबली अदर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज आर लेस रिस्की एंड सो ऑन. तो हमने एक छोटा कंपैरिजन किया है इधर, वेयर वी हैव कंपेयर्ड माय ब्लू चिप पोर्टफोलियो vis-a-vis the top quartile. I hope you are able to see my screen, where we've compared our blue chip portfolio with the top quartile mutual funds in India. So जैसे आप देख रहे हो blue chip portfolio में negative observations की अगर मैं बात करूं, 5-year basis में हमारे पोर्टफोलियो ने negative return नहीं दिया है. Average return हमारे पोर्टफोलियो का is about 18 to 19% is the average return. Least return in our portfolio
was about 12% जो हमने आपको बताया अभी. But what is important to see is this standard deviation, which is a risk. हमारे पोर्टफोलियो में स्टैंडर्ड डिविएशन इज ओनली 3.65. एक्चुअली स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम हो पोर्टफोलियो में रिस्क उतना कम होता है. सो इफ आई हैव टू कंपेयर विद द टॉप क्वार्टाइल म्यूचुअल फंड्स, ओके, स्टार्टिंग से अगर मैं आपको बताऊं, ओके, आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में अगर हम कहें कि मेरा एवरेज रिटर्न इज अबाउट 16 to 18%, whereas this fund has delivered about 15%, whereas the risk where हमारा रिस्क इज 3.6, इधर रिस्क इज 5.18. ओके, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड में 14%, जहां पे अपना 16 to 18% है. यहाँ पे 6.16 रिस्क है, जहां पे अपना रिस्क इज 3.6. फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड में 15% के सामने अपना 16 to 18, 5.15 के रिस्क के सामने अपना 3.6 है. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, ओके, मैं मानता हूं कि इधर थोड़ा अपने पोर्टफोलियो से रिटर्न ज्यादा है, मार्जिनली 1% का रिटर्न ज्यादा है, बट लुक एट द रिस्क. 5.4 is the standard deviation. So in terms of risk reward, I think we have still done very well. Okay, Sundaram mid cap fund की अगर बात करूं, 18% return with 7.12 standard deviation, we are still better here also. Even Tata Equity PE fund की बात करूं, 16% with 6.41 risk, we are still better on that. So in short, आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं is when I compare our portfolio with the top quartile mutual funds also, we've still been able to show that with a much lower risk, we've still been able to deliver efficient outperformance over the market. So that's my submission. Having said that, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि our PMS or stock portfolio is better than mutual fund. That is not my answer. It is only to tell you that अगर आप सोचते हो कि PMS में हमारे stock portfolio में risk ज्यादा है, I'm just trying to say that over a long term, our risk is much lower than or comparable to a lot of mutual funds in the country also. Okay. So I would like to again conclude my session here. So before concluding, 2 or 3 points that I would like to share with you is after this presentation, I'm an eternal optimist. Okay, मैं जिंदगी में बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहता हूं. तो मेरा मानना ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये कन्विक्शन आ गया होगा कि दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, दिस इज अ टाइम टू टॉप अप योर इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा. बट आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, सो आई मे नॉट बी एबल टू टॉप अप माई इन्वेस्टमेंट. डोंट वरी, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड वी आर 100% ऑन. ओके, सो आपका टॉप अप के लिए यू नीड टू ओनली सेंड एन ईमेल टू अस and you can remit the money by NEFT or RTGS and we will top up your existing investments. My team and our advisors are more than happy to work with you to top up your investments. Second, market volatility, impact of COVID-19, all of these things we have seen in the past, we are seeing now, we will see in the future. अगर एक कोई अच्छा कंपनी, अगर अच्छा चीज मेरे को 100 रुपए का चीज आज अगर मेरे को 70 रुपए में मिल रहा है, so I should go ahead and buy. So that is the situation in which we are right now. Okay, so these are the 2-3 points that I wanted to add. Okay, the last point that I want to say is, ladies and gentlemen, don't worry about the COVID-19 situation. This will also pass. We are going to survive post COVID-19. You need money to really take care of your future. You need money to take care of your retirement. You need money for your goals for a long term. Okay, so we are here, we are there to take care of your money. We are doing our best to kind of manage your money efficiently. Please reach out to us to help you manage your money efficiently. Give us more opportunities to work with you. Stay home, stay safe. We are there, we have your back, we have your portfolios, we will take care of them. All right, thank you very much everyone for your time. सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने ये कॉल में ज्वाइन किया, मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा आपका कि आपने इतना टाइम निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पार्टनर्स का भी कि आपने पूरे इन्वेस्टर्स को इकट्ठे किया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला सबको एड्रेस करने के लिए. आई ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक Swapnil, who's our regional head, and his branch managers for efficiently organizing this. Thank you very much, everyone. Have a great day. Again, stay home, stay safe. Thank you very much. Bye-bye. Yeah, Prashant, I think we good.